जब हम एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है, इक्विटी एज एसेट क्लास। एक बात ये समझने की है कि आप सिर्फ रिटर्न्स चेजिंग करने जाओगे, राइट, तो आपको इक्विटी बहुत अच्छा लगेगा। मगर समझने की ये बात है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास काफी वॉलेटाइल भी रहता है। जब इक्विटी के अच्छे फेज नहीं आते हैं तो दूसरे एसेट क्लासेस। इतने सारे विकल्पों में ये सवाल बार बार लोग कहते हैं कि क्या कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा, क्या मैं लिटरली वेल डाइवर्सिफाइड हूँ, खास तौर पे आजकल के एग्रेसिव यंग इन्वेस्टर्स। और सेम आप वन साइज फिट्स ऑल करना चाहोगे कि भाई मैं जैसी टीम इंडिया में बनाई है मैं सब जगह खेलने जाऊं, तो देन इट इज आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो इन्वेस्टर्स बोलते थे कि भाई मैं 7-8% के लिए क्यों आपकी स्ट्रेटेजी में पैसा लगाऊं। वो बैंक का जो स्टॉक का प्राइस था 5 साल पहले और जो आज है वो ब्रॉडली सेम है। साल 2000, 2008, 2025 इन हिस्टोरिकल डेटा के गो थ्रू अगर करेंगे तो वो इन सब के बीच में हम क्या कुछ कोरिलेशन देख रहे हैं। तो ये समझने की बात जरूरी है कि इन डिफरेंट सिनेरियोज जो लीडर्स हैं एसेट क्लास वाइज, वो क्या इन्वेस्टर्स के पास पेशेंस है कि वो रिकवरी के लिए वेट करेगा 150% की। एवरी टाइम कोई स्पीड ब्रेकर जब आएगा या कोई पॉटहोल आएगा रास्ते में, पॉसिबल है कि इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई ये जर्नी मजा नहीं आ रहे, मुझे उतर जाना है ये जर्नी में से या गाड़ी में से उतर जाना है। ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन सी एरियाज आपको अपने एक्सपीरियंस से नजर आते हैं जो आने वाले वक्त में वो बड़े हो सकते हैं जहां पर आपकी भी निकल कि हम प्रेडिक्ट करना चाहें कि भाई अगला 1 साल में इक्विटी कुछ करेगा या गोल्ड कुछ करेगा या कोई और एसेट क्लास या कोई सेक्टर कुछ करेगा। वी रिलाई ऑन। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं अल्फा ग्रेप म्यूचुअल फंड की खास इन्वेस्टर एजुकेशनल सीरीज, जिसके तहत हम आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ एक सीरीज है पूरी पॉडकास्ट की जहां पर हम आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन यहां पर दे रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आज हमारे साथ कह सकते हैं मैन ऑफ द मोमेंट, जो उन्होंने इस पूरे इनिशिएटिव को आगे लेकर गए हैं और उन्होंने इस इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। हमारे साथ भौतिक अंबानी जुड़े हुए हैं, कंपनी के सीईओ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते। थैंक यू प्रशांत, और थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब ये पूरी सीरीज में हम मैं एक होस्ट हूं और होस्ट जो होता है वो हमेशा दर्शक की तरफ से बात करता है। यस। तो मुझे तो इतना मजा आया है कि मुझे इतने सारे लोगों को एजुकेट करते हुए और आप सभी ने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, और आज अच्छा लग रहा है कि आपसे बातचीत हो रही है। आज जरा हम बात करेंगे कई पहलुओं पर, वो 360 डिग्री आज बातें होंगी। तो मेरा पहला सवाल यही है कि अमूमन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब हम एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है, इक्विटी एज एसेट क्लास। अब एसेट क्लास में खासतौर पे इक्विटी में जिस तरह का रन खासतौर पे आफ्टर कोविड, अगर पिछले 10 सालों में देखें जो लोगों ने देखा है, वो रिटर्न तो एक अलग चीज है। इन सब के बीच में क्या आपको लगता है कि लोगों ने इग्नोर भी किया है और उनको इग्नोर करना बाकी एसेट क्लास को बहुत मुश्किल हो जाता है? ऐसा है प्रशांत, देखिए ऐसा है कि इक्विटी तो सभी का एक लगता है कि फेवरेट एसेट क्लास है, और उसका कारण ये भी है कि इक्विटी ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 10, 15, 20 सालों में, वो कोई और एसेट क्लास ने शायद ही दिया होगा इंडिया में। तो एवरेज रिटर्न्स देखोगे या रिटर्न्स ओवरऑल देखोगे आप इक्विटी के, तो बहुत बढ़िया रहे हैं। मगर इसके अंदर ये है ना, एक बात ये समझने की है कि आप सिर्फ रिटर्न्स चेजिंग करने जाओगे, राइट, तो आपको इक्विटी बहुत अच्छा लगेगा। मगर समझने की ये बात है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास काफी वॉलेटाइल भी रहता है। तो आप देखोगे तो बीच में अगर जो मार्केट में कोई रिसेशन आया, अगर जो कोई ऐसा पीरियड आया कि जब वॉर आया, तो उसमें होता क्या है कि उन पीरियड्स में मार्केट गिरता है काफ़ी। उस पीरियड में ये भी होता है कि मार्केट्स कुछ सालों तक पैसा भी नहीं बनाएगा। तो अगर जो ऐसे फेजेस आते हैं मार्केट में, तो समझना ये ज़रूरी है कि क्या इन्वेस्टर उस जर्नी में चलते रहेगा या बीच में शायद गाड़ी में से उतर जाएगा।
तो उसी के कारण ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आप कोई दूसरा एसेट क्लास उसी के साथ जोड़ देते हो, लेट्स से कुछ पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट या डेट में लगा दिया या कुछ पैसा आपने कमोडिटीज में लगा दिया, उससे होता क्या है कि जब इक्विटी के अच्छे फेज नहीं आते हैं तो दूसरे एसेट क्लासेस आपको थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, राइट, पोर्टफोलियो को थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, जो इक्विटीज के साथ, बिकॉज वो एक एसेट क्लास है, वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। जैसे जैसे हम अपग्रेड हो रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट के तरीके भी अपग्रेड हो रहे हैं, बहुत सारे होराइजन खुल गए हैं इन्वेस्टमेंट के, उसके बावजूद जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की जब बात आती है तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो सब लोग फॉलो करते हैं, बट इतने सारे विकल्पों में ये सवाल बार बार लोग कहते हैं कि क्या कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा, क्या मैं लिटरली वेल डाइवर्सिफाइड हूं, खास तौर पे आजकल के एग्रेसिव यंग इन्वेस्टर्स। तो इसके अंदर है ना प्रशांत, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो एक होता है कि पोर्टफोलियो में मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है डजंट मीन दैट कि मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि अगर जो लेट्स से वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही एसेट क्लास में है तो अल्टीमेटली होगा क्या कि लेट्स से कोई मार्केट में कोई खराब सिनेरियो आया तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में पैसा टूटेगा, करेक्ट? तो उसका मुझे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है? आंसर इज नो। तो डाइवर्सिफिकेशन का तब बेनिफिट मिलता है जब मैं कोई दूसरे एसेट क्लासेस ऐड करता हूं जिसका बिहेवियर इकोनॉमिक पीरियड में, लेट्स से इकोनॉमिक रिसेशन आया या कुछ प्रॉब्लम आया, तो उस पीरियड में वो बिहेव डिफरेंटली करे, तभी जाके मुझे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए क्या है कि इन्वेस्टर को ये जानना जरूरी है कि वो जो दूसरे एसेट क्लासेस है उसका कोरिलेशन मेरे जो इक्विटी एसेट क्लास है या कोई और एसेट क्लास जो मेरे पोर्टफोलियो में है उसके साथ कैसा है और वो कैसे बिहेव करेगा उस पीरियड में, तब जाके यू बिल्ड अ ट्रू डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो। बिकॉज वी आर अ क्रिकेट लविंग कंट्री, राइट? तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से इंडिया की पिचेस जनरली बैट्समैन को फेवर करती है, करेक्ट? नाउ आप जब इंडिया में क्रिकेट टीम बनाओगे तो आप बोलोगे कि भाई मैं ज्यादा बैट्समैन लेता हूं, शायद कम ऑलराउंडर्स, एंड बॉलर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कैन यू फॉलो द सेम अप्रोच जब अगर जो आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हो? नहीं कर सकते हो ना, आपका उधर फोकस कुछ और रहेगा। तो आप ऐसे सोचिए कि आप जब पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपके पास बैट्समैन है, लेट्स से वो इक्विटी है, लेट्स से आपके पास ऑलराउंडर्स है, वो शायद गोल्ड है, और जो आपके पास बॉलर्स है वो शायद डेट है, करेक्ट? आपको ये देखना पड़ेगा कि हर कंट्री में या हर कंडीशन में आप अलग तरह की टीम बनाओगे, क्योंकि तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई जिस भी आप कंडीशन में आप खेल रहे हो उस कंडीशन में वो टीम बेस्ट परफॉर्म करे। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव जब आप अलग अलग जगह पे आप टीम बना रहे हो। तो वो अगर जो अडेप्टेबिलिटी नहीं है और सेम आप वन साइज फिट्स ऑल करना चाहोगे कि भाई मैं जैसी टीम इंडिया में बनाई है मैं सब जगह खेलने जाऊं, तो देन इट इज आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलने वाला है। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, और जिन आपने एग्जाम्पल्स का जिक्र किया उसमें बार बार एक वर्ड अब मैं सुन रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि एक्सपीरियंस, राइट? ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनके लिए ये मार्केट पहला तजुर्बा था, स्पेशली द यंग इन्वेस्टर जो जिनका इनफ्लो भी बढ़ा है, और उसमें हमने देखा कि उन्होंने जो एक तरफा रैली देखी थी मार्केट में जस्ट आफ्टर कोविड, क्योंकि उस समय सबको ये लग रहा था कि उन्होंने कोविड में बहुत पढ़ लिया, मार्केट को बहुत जान लिया, और शायद जो रिटर्न उन्हें मिल रहे हैं वो इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि दे आर उनकी नॉलेज। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस से ये चीजें आती हैं, और वो हमने देखा कि अब एग्जिट्स जिस तरह से हुए या जिस तरह की पैनिक सेलिंग भी नजर आई, तो अमूमन जो रिसेशन का टाइम आता है या इस तरह की सिचुएशंस आती हैं मार्केट को टेस्ट करने, वहां पर इन्वेस्टर अप्रोच होनी क्या चाहिए? अगेन मुझे आपकी ये बात से ना एग्जाम्पल याद आता है कि कुछ सालों पहले, लेट्स से प्री कोविड, एक फेज था जब बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज, ग्रोथ कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही थी। तो उस टाइम पे इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक स्ट्रैटेजी रेकमेंड करते थे जिसके अंदर हम बोलते कि भाई क्लाइंट्स को शायद इन एनी मार्केट कंडीशन तकरीबन लेट्स से 7-8% का रिटर्न मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियसली। एंड तो उस टाइम पे जब हम इन्वेस्टर्स को मिलते थे तो इन्वेस्टर्स बोलते थे कि भाई मैं 7-8% के लिए क्यों आपकी स्ट्रैटेजी में पैसा लगाऊं,
राइट, बट वो बोलते थे कि इससे बेटर तो उस टाइम पे लेट्स से बैंक्स काफी अच्छा करती थी, तो वो एक बैंक का नाम लेते थे, बोलते थे कि मैं ये बैंक में पैसा लगा दूंगा ना तो मुझे 10-12% का रिटर्न तो वहीं से मिल जाएगा। करेक्ट, क्योंकि उसके पहले वाले 5 साल में वो बैंक का परफॉर्मेंस उतना था कि वो हर साल 15-20% का रिटर्न ब्रॉडली दे रहा था। तो बोलते थे कि हम ये बैंक के स्टॉक में डाल देंगे पैसा, राइट, तो हमको 10-12% तो वहीं से मिल जाएगा, तो हमको आपकी स्ट्रैटेजी में डालने की जरूरत नहीं है कि आप भले डाउनसाइड प्रोटेक्शन कर रहे हो, बट डाउनसाइड प्रोटेक्शन की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, यही डिस्कशन मेरा किसी के साथ कल हो रहा था, तो मैं उनको ये एग्जांपल दे रहा था कि वो 5 साल पहले की बात है वो बैंक का स्टॉक, और आज की बात है वो बैंक का जो स्टॉक का प्राइस था 5 साल पहले और जो आज है वो ब्रॉडली सेम है। ठीक है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आपको कि जनरली क्या होता है ना कि लोगों के माइंड में एक रीसेंसी बायस आ जाता है कि मैंने जो लास्ट 1-2-3 साल में देखा है वही मैं अज्यूम करता हूं कि बस आगे चलते रहेगा। करेक्ट, तो वो अगर जो मल्टीपल साइकिल्स नहीं देखे हैं या तो आपने कोई लंबे पीरियड के लिए एक्सपीरियंस नहीं किए कोई चीज, तो देन यू विल अज्यूम कि जो मैंने लास्ट 2-3 साल में देखा है या 5 साल में देखा है वैसे ही चलते रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इस कंडीशन में क्या है कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अंटिल अनलेस हम सही तरह का डाइवर्सिफिकेशन नहीं क्रिएट करेंगे तो बिहेवियरली ये होगा कि हमारा एक्सपीरियंस कि हमने स्टार्ट तो कर दिया इन्वेस्ट करना लुकिंग एट अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन, बट वो एक्सपेक्टेशन अगर जो मैच नहीं होएगा तो देन वी विल स्टार्ट बिहेवियरली रिएक्टिंग इन अ वे जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए तो आर ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्लाइंट इन्वेस्टेड रहे, वाकई, राइट, तभी जाके वो पाथ पे रहेगा। क्योंकि अगर जो मैं वो पाथ पे बहुत सारे बम्प्स रोड ब्लॉक्स डालूंगा तो पॉसिबल है कि इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई ये जर्नी में मजा नहीं आ रहा है, मैं उतर जाता हूं गाड़ी से। वाकई, ये आपने सही बात बोली, और इसी से मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि लोग अमूमन, जैसा आपने एक रिसेंसी बायस का तो जिक्र किया, एक चीज और है कि एक तो लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट है। दो तरह के इन्वेस्टर जो मैं देख रहा हूं कि एक तो हैं जो मतलब बहुत एग्रेसिव हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं, एक है जिसने लेट इन्वेस्टिंग शुरू की है। करेक्ट, अब उसकी शिकायत ये है कि इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो पीपीएफ और मतलब तमाम और जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें बहुत सारी इवन कई पॉलिसी लेवल पे भी कई लोग जमाने तक फंसे रहे। तो फिर इन दो तरह के इन्वेस्टर्स को क्या एड्रेस करेंगे अपने तजुर्बे से? तो आपने जो दो तरह के इन्वेस्टर्स की बात की, मेरे हिसाब से वो पुराना इन्वेस्टर हो या नया इन्वेस्टर हो, हर इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि मैं पोर्टफोलियो इस तरह का बनाऊं कि वो हर मार्केट कंडीशन में रेजिलिएंट हो। रेजिलिएंट का मतलब कि इन सम सेंस ऑल वेदर, मार्केट में गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश आ रही हो, हर सिचुएशन में मेरा पोर्टफोलियो काम करे, जो मुझे पैसा बना के दे, या तो फिर कि भाई उसके अंदर ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो ना। अगर जो वो करना है तो आप एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके तो नहीं कर सकते हो। करेक्ट। दूसरा ये है कि मार्केट में ना एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं अपन मल्टी एसेट। अभी ये जो मल्टी एसेट अप्रोच है उसके अंदर कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बट ज्यादातर हमने जो फंड्स देखे हैं उसके अंदर हमने देखा है कि एक स्ट्रैटेजिक या फिक्स्ड एसेट एलोकेशन है कि हमने लेट्स से 100 रुपए में से 55-60 रुपए इक्विटी में लगा दिया, 20-25 रुपया फिक्स्ड इनकम में लगा दिया और बैलेंस लेट्स से 10-15 रुपया गोल्ड सिल्वर में लगा दिया। नाउ इसके अंदर ये समझने की जरूरत है कि जब वो एक एलोकेशन आपने फिक्स कर दिया, उसके अंदर एक दो तरीके का अजम्पशन है। एक ये अजम्पशन है कि हिस्टोरिकली जो बिहेवियर है इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और लेट्स से गोल्ड सिल्वर का जो था एक हिस्टोरिकल बिहेवियर एक दूसरे की तरफ, वही चलते रहेगा फ्यूचर में। ठीक है। और दूसरा ये अजम्पशन है कि आपने अगर जो 100 में से 60 रुपए इक्विटी में लगाया है तो जो बैलेंस 40 रुपया है जो इक्विटी में नहीं लगा हुआ है, वो अगर जो इक्विटी मार्केट गिरेगा तो मुझे कुछ टाइप का प्रोटेक्शन दे देगा। करेक्ट। तो ये दोनों अजम्पशन है वहां पे। इसमें मेरे को आपको ये बात बतानी है कि अब ये समझिए कि मैंने अगर जो भले ही 100 में से 60 रुपया फिक्स्ड लेट्स से इक्विटी में लगा दिया, बट क्वेश्चन ये पूछना है कि एक्सपोजर वाइज तो वो 60 है, बट रिस्क कंट्रीब्यूशन वो 60 है कि 60 से ज्यादा है या कम है। और रिस्क को कैसे सोचोगे आप
आज इक्विटी को रिस्क, एक मेजर जो बोलते हैं रिस्क का, वो बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी आप देखोगे अगर जो इक्विटी में, तो वो तकरीबन 17-18% की एन्युअलाइज्ड। ओके, ऑन द अदर साइड डेट में आप वॉलेटिलिटी देखोगे तो शायद 5-6% की होगी, गोल्ड में देखोगे तो शायद 10-12% की होगी। नाउ अगर जो इक्विटी की वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट 3 गुना है डेट से, और मैंने उसमें 100 में से 60 रुपया लगाया है, सही बात, तो वो वॉलेटिलिटी वाइज आप देखोगे या रिस्क वाइज देखोगे तो कंट्रीब्यूशन 60 रुपए का नहीं है, 60 से कहीं ज्यादा है। सही बात। तो पोर्टफोलियो में 20-25 रुपया डेट डालने से अगर जो इक्विटी मार्केट गिरता है या कुछ खराब होता है वहां पे, वो 20-25 रुपया प्रोटेक्शन नहीं देने वाला है। तो इन सम सेंस वो ट्रू डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। वो है गुड, इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू डाइवर्सिफाई, बट द क्वेश्चन टू आस्क इज कि इससे आपको एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने क्या किया है हमारे वहाँ कि भाई आप देखोगे तो हम काफ़ी हमारे सारी स्ट्रैटेजीज, वेदर हमारी कंपनी में हम प्रोप्राइटरी में कर रहे, बुक्स में चलाएं या फिर फंड मैनेजमेंट जो हम बनाना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम सोचते हैं कि इस एसेट एलोकेशन को हम फिक्स नहीं रख सकते। इसको मार्केट्स के साथ डायनामिक होना जरूरी है। ग्रेट। तो उसी तरह का हमने डायनामिक अप्रोच बनाया है, जो सारे एसेट क्लासेस को, जो हम लोग बोलते हैं क्रॉस एसेट अप्रोच, जिसके अंदर वो इक्विटी, डेट, कमोडिटीज को एक साथ देखता है और एक क्रॉस एसेट अप्रोच बनाता है। और ये एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। ये एक ऐसा अप्रोच नहीं है जो एक एक एसेट क्लास को आइसोलेशन में देखता है कि मैंने इक्विटी को आइसोलेशन में देख लिया कि भाई मार्केट में पी रेशो, पीबी रेशो महंगा है, सस्ता है, तो मैंने वो आइसोलेशन में हो गया ना, क्योंकि इक्विटी का पी रेशो मुझे डेट और गोल्ड के बारे में कुछ नहीं बताता है। करेक्ट। सो इसीलिए हम लोग ने क्या है कि वी लुक एट मोर स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो क्रॉस एसेट है, और उसी की बेस पे हम डायनामिकली एलोकेट करते हैं, ना कि बोल के कि भाई हिस्टोरिकली जो कोरिलेशन चलते रहे थे वही चलेंगे तो हम फिक्स्ड इतना ही एलोकेट करेंगे। दैट इज नॉट द अप्रोच दैट वी फॉलो। चलिए, तो आपने हिस्टोरिकल डेटा की बात की, आपने मल्टी एसेट एलोकेशन की बात की, और आपने कहा कि वक्त के साथ आप जो अपग्रेड कर रहे हैं उसका अप्रोच क्या होगा। अब चूंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना वो हिस्टोरिकल डेटा वो समझ नहीं पा रहे, तो मैं 3 खासतौर पर टाइम फ्रेम जो आप अपने तजुर्बे से बता पाएंगे। साल 2000, 2008, 2025। अब इसमें 2008 तो मतलब बहुत ही क्रूशल था, ठीक है। 2000 हम पोस्ट लिबरलाइजेशन, बहुत सी चीज़ों में एडॉप्शन भी हमारी तेज़ हो रही थी। 2025 तब तक तो लोगों ने एक ही तरह की रैली देखी थी, अब जाके लोग चीज़ें आ रहे हैं। तो ऐसे में जो मल्टी एसेट एलोकेशन अप्रोच हैं या जो जिस तरह के एलोकेशंस की आप बात कर रहे हैं, इन हिस्टोरिकल डेटा के गो थ्रू अगर करेंगे तो वो इन सब के बीच में हम क्या कुछ कोरिलेशन देख रहे हैं? तो जो आपने ये सवाल पूछा है ना, उसका मैं एक ही जवाब दूंगा कि ये सारे मार्केट साइकिल्स ने अपने को एक चीज सिखाई है कि जो लीडर्स हैं एसेट क्लास वाइज, वो हर सिनारियो में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो जब 2008 का क्रैश आया था, इक्विटी मार्केट्स तकरीबन 60% गिरी थी उस साल इंडिया में। उसी सेम ईयर में फिक्स्ड इनकम ने, हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए थे, ठीक है। अब देखोगे तो लास्ट 2-3 साल की बात कर लेते हैं, जब से ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल हो गए 2024 मिड से लेके अब तक, कि इंडिया में इक्विटी मार्केट का कुछ खास रिटर्न नहीं रहा है, ब्रॉडली वही लेवल पे रहा है, उससे शायद थोड़ा कम ही है। नाउ इस पीरियड में अगर जो किसी ने गोल्ड में या कमोडिटीज में पैसा लगाया होता तो उसने आपके रिटर्न्स को क्वेश्चन किया होता। तो ये समझने की बात जरूरी है कि इन डिफरेंट सिनेरियोज जो लीडर्स हैं एसेट क्लास वाइज वो चेंज हो रहे हैं। तो वो अगर जो चेंज हो रहे हैं तो आपका एलोकेशन अगर जो सही समय पे सही जगह पे जा रहा है या अडेप्ट कर रहा है, तब जाके आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड अप्रोच मिल रहा है। बिल्कुल। मैं आपसे बातचीत करने से पहले आपके सीनियर वीपी और जो एआई एक्सपर्ट हैं हिमांग जी, उनसे चर्चा कर रहा था। उन्होंने मैथ्स और इमोशन को जैसे एआई ने अब जो तोड़ दिया है उसकी बात की। अब आपकी आपके जितने इनसाइट्स सुनता आया हूँ, जानता आया हूँ, उसमें आप हमेशा एक ड्रॉ डाउन रिस्क की बात करते हैं। सही बात। मतलब 50% जो लॉसेज हैं उसमें कितना बड़ा फैक्टर है। तो ये मैथ्स, इमोशन प्लस कुछ चीज़ें जो आप कह रहे हैं ये तय हैं कि ये चीज़ें डैमेज करती हैं, फिर इनको कैसे समझा जाए, इसको कैसे डिकोड किया?
एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? अगेन आप देखोगे तो 2008 में जैसे मैं आपको बताया मार्केट 60% गिरा था। समझने की बात यह है कि 60% तो मार्केट गिरा, बट उसको कितना रिकवर करना पड़ेगा टू गो बैक टू द सेम वैल्यू। लेट्स से किसी ने 100 रुपए लगाया, मार्केट 60% गिरा, वो 40 हो गया। उस मार्केट को वहां से या उसके पोर्टफोलियो को वहां से 150% ग्रो करना पड़ेगा टू गो बैक टू 100। ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है? तो यहां पे ये समझने की बात जरूरी है कि जितना डीप फॉल होगा उतना ही शायद ज्यादा समय लग सकता है या रिकवरी को टाइम लग सकता है फॉर समबडी गो बैक टू दैट लेवल ना। उस समय में होगा क्या कि अगर जो उतना बड़ा फॉल आया, क्या इन्वेस्टर्स के पास पेशेंस है कि वो रिकवरी के लिए वेट करेगा 150% की, या अगर जो 50% का फॉल आया तो उसको 100% रिकवरी की वेट करनी है। तो हम यहां पे ये करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग अ डायनामिक अप्रोच कि अगर जो लेट्स टेक द जर्नी एज कि भाई हमको चाहिए कि कोई क्लाइंट आया हमारे पास, हम उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं ताकि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचे और पॉइंट बी पे उसका गोल अचीव हो रहा है, ठीक है? इसलिए हम इन्वेस्टर को बिठा रहे हैं। नाउ अब ये सोचे कि एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको एक स्टैटिक अप्रोच में डाल दूं कि मैंने 100 रुपए में से मैंने 60 रुपए इक्विटी में लगा दिया, कुछ फिक्स्ड इनकम में, कुछ मैंने लेट्स से गोल्ड सिल्वर में लगा दिया। नाउ उसके अंदर क्या होगा कि इक्विटी मार्केट या कोई दूसरा एसेट क्लास, बिकॉज इक्विटी ज्यादा है तो वो काफी हावी होगा ना पोर्टफोलियो पे। तो अगर जो कुछ बड़ा ऊपर नीचे हुआ मार्केट्स में, तो आप ये सोचिए कि वो कितने बम्प्स रोड में या फिर आप ये पकड़ के स्पीड ब्रेकर्स जनरेट करेगा। एवरी टाइम कोई स्पीड ब्रेकर जब आएगा या कोई पॉटहोल आएगा रास्ते में, पॉसिबल है कि इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई ये जर्नी में मजा नहीं आ रहा है, मुझे उतर जाना है ये जर्नी में से, या गाड़ी में से उतर जाना है। उसी के सामने आप सोचिए कि मैंने उसको एक डायनामिक अप्रोच दे दिया, और वो डायनामिक अप्रोच से होगा क्या कि वो सेम राइड स्मूथ हो जाएगी, स्पीड ब्रेकर्स कम होंगे, पॉटहोल्स कम होंगे, ठीक है? अगर जो वो होगा और जर्नी स्मूथ हो गई तो एक हाई लाइकलीहुड है कि इन्वेस्टर्स विल स्टिक अराउंड एंड वो गाड़ी से उतरेगा नहीं। एंड उससे होगा क्या कि बिहेवियरली देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अपने गोल तक पहुंचेगा। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम इन्वेस्टर को एक स्मूथ जर्नी कैसे दें ताकि वो अपने गोल तक पहुंचे, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न्स के चक्कर में अगर जो उसकी जर्नी स्मूथ नहीं है तो वो शायद अपने गोल तक पहुंचे भी नहीं। सही बात। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां लोग छलांग लगा के पहुंचेंगे, हो सकता है कि उन छलांग लगाने में कुछ लोग ऐसे हों जो पहुंच भी जाएं, करेक्ट, कुछ लोग होंगे जिनके शायद हाथ पैर टूट जाएं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक से छलांग भी ना लगा पाए, ठीक है? लेकिन जो धीरे धीरे पहुंच रहा है वो पहुंचेगा, भले देरी से पहुंचे लेकिन पहुंचेगा। तो वो बहुत आवश्यक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक सिचुएशन में डाल रहा हूं कि एक दौर था जब ई कॉमर्स आया। यस। तब किसी ने नहीं सोचा था कि क्विक कॉमर्स जैसी कोई दुनिया आ जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। जब कंप्यूटर इवॉल्व हो रहे थे तो हमने फेजेस में देखे। यस। एडॉप्शन जो था वो बड़ा फेज वाइज हुआ, तो लोगों के पास पूरा टाइम था। एआई आपको टाइम नहीं दे रहा है, एडॉप्शन, लर्निंग या इवॉल्व, ये तीनों एक ही चीजों में हो रहे हैं। ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन सी एरियाज आपको अपने एक्सपीरियंस से नजर आते हैं जो आने वाले वक्त में वो बड़े हो सकते हैं, जहां पर आपकी भी निगाह? सी हम इस तरह से देखते हैं कि आज के मार्केट सिनेरियो में ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है कि आगे चल के अगले 3-5 साल में कहां होगी दुनिया। जैसे आप आज सबसे बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को सुन लो एआई की दुनिया के, आई डोंट थिंक आप 5 जन को सुन लोगे ना, पांचों के आपको ब्रॉडली अलग व्यू मिलेंगे कि भाई हाउ एआई इज गोइंग टू शेप द वर्ल्ड गोइंग द फ्यूचर। अगर जो एक्सपर्ट्स ही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि दुनिया कैसे शेप होगी या कैसे चेंज होगी इन द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स, तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है वो चीज करना। तो हम तो इस चीज में मानते हैं कि भाई रादर देन बीइंग प्रिडिक्टिव, कि हम प्रिडिक्ट करना चाहें कि भाई अगला 1 साल में इक्विटी कुछ करेगा या गोल्ड कुछ करेगा या कोई और एसेट क्लास या कोई सेक्टर कुछ करेगा, वी रिलाई ऑन डेटा। हमें जो डेटा बोलता है हम डेटा के साथ अडेप्ट करते हैं और उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। सो वी बिलीव इन अडेप्टिंग rather than being predictive and taking a particular call on any particular sector or any particular asset class for that matter. बिल्कुल। आपने अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच और
किस तरह के विजन को लेकर आप चल रहे हैं वो आपने बता दिया, लेकिन एक जो प्रैक्टिसेस बड़े लंबे समय से चली आ रही हैं उसको रिप्लेस करना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। कि मतलब हमारी आदत, जैसे अमूमन हम कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की आदत नहीं बदल सकते, सही बात, ठीक है, या हम कई बार अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो दो अलग लोग हैं, वो अलग अलग कंडीशनिंग से आ रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे की आदत बदलना तो चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसे में किसी एक नए और आइडिया अप्रोच के साथ क्या कुछ आपको लग रहा है और कितना कितना फर्म बिलीव है आपको कि दिस विल वर्क? सी द वे वी लुक एट इट इज दैट कि टेक्नोलॉजी तो प्रोग्रेस हुई है लास्ट 10-15 सालों में। नाउ टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस से हुआ क्या है कि टेक्नोलॉजी ने ना इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है कि आज ऐसी दुनिया है कि जहां पे सब लोग को सारी इंफॉर्मेशन एक साथ अवेलेबल है, जो शायद 10, 15, 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, 10, 15, 20 साल पहले अगर जो कोई चाहे तो भी उसको सेंटिमेंट का डेटा नहीं मिल सकता था। और आज आप किसी से भी पूछोगे कि भाई सेंटिमेंट्स पे शेयर प्राइसेस मूव होते हैं ऊपर नीचे, वो सारे हाँ बोलेंगे। फ्लोस पे मूव होते हैं, सारे हाँ बोलेंगे। नाउ ये सारा डेटा कोई फंडामेंटल में कैप्चर नहीं होता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, एनुअल रिपोर्ट में डेटा कैप्चर नहीं होता है, बट ये डेटा मार्केट्स में इंपैक्ट कर रहा है शेयर्स को। तो अगर जो इंपैक्ट कर रहा है, आज से 15 साल पहले वो डेटा अवेलेबल नहीं था बट आज अवेलेबल है। तो ये हुआ क्यों है? ये टेक्नोलॉजी ने एक्सेस हमको क्रिएट करके दिया है। नाउ अगर जो टेक्नोलॉजी ने एक्सेस क्रिएट करके दिया है तो उसकी वजह से होने क्या वाला है कि भाई अगर जो भी फर्म है या जो प्लेयर है वो अगर जो इसको हार्नेस कर पाएगा, कि एक तो ट्रेडिशनल डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल डेटा तो लेना ही है हमको, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, उसको हमको ये ऑल्टरनेटिव डेटा को साथ में मैरी करना है। तो इन दैट केस क्या होगा कि आप पूरे डेटा को देख रहे हो, नॉट पार्ट ऑफ द मार्केट और नॉट पार्ट ऑफ द डेटा, बट यू लुकिंग एट द होल। तो उससे होगा क्या कि जो आप इसके बेसिस पे जब आप एक अप्रोच बना पाओगे इन्वेस्टमेंट का, वो इन सम सेंस विल बी मोर रोबस्ट बिकॉज आप पूरे डेटा पे काम कर रहे हो, नॉट हाफ द डेटा। एंड वो रोबस्टनेस से होगा क्या कि एक तो बिकॉज इट्स अ मशीन, यू विल बी एबल टू प्रोसेस मोर इंफॉर्मेशन, यू विल बी एबल टू प्रोसेस इट फास्टर। एंड दूसरी चीज क्या होती है कि बिकॉज एक मशीन अगर जो इस पे काम कर रही है, जनरली मशीन में ना बायस नहीं होता है जो एक ह्यूमन माइंड में आता है, इमोशन नहीं होता है जो एक ह्यूमन माइंड में आता है। तो ये सारी चीजें एक मशीन में अवॉइड हो जाती है। तो वेदर वी वांट इट और नॉट, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ी आई कंपनी है जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही फंड रेज किया है। वो कंपनी तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। मैंने जो लास्ट डेटा पढ़ा था उनके पास तकरीबन 5,000 एम्प्लॉयज है, ठीक है। और उन्होंने जो वैल्यूएशन पे फंड रेज किया है, ठीक है, वाज अ वेरी लार्ज नंबर, तकरीबन 900 बिलियन डॉलर। नाउ टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैं उसको कंपेयर करते हैं इंडिया की हमारी आईटी कंपनीज हैं, राइट? फैक्ट वाइज देखोगे तो टॉप 5 आईटी कंपनीज तकरीबन 15 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है, ठीक है, 15 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है। अब नंबर्स देखिए, 15 लाख एम्प्लॉयज, 5 कंपनी मिला के टेक्नोलॉजी है, और वो एक कंपनी 5,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है, वो भी टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारी कंपनीज डेकेड्स पुरानी है, शायद सबसे पुरानी कंपनी तकरीबन 25-30 साल पुरानी है, ये 4 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है। ये अपनी जो टॉप 5 कंपनीज है वो सबका मिला के मार्केट कैप जो है, मतलब कंपनी का वैल्यू पांचों मिला के इज लेस देन हाफ ऑफ दैट कंपनी जो 4 साल पुरानी है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज के दुनिया चेंज हो रही है। अगर जो हम उसके साथ चेंज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो मार्केट शेयर, कहीं ना कहीं वो एक अप्रोच जो है वो हम मिस आउट कर जाएंगे। तो इट इज ऑन अस कि हमको दुनिया के साथ कितनी जल्दी चेंज होना है, या हमें बोलना है कि भाई नो, हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं तो बस वही करते रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे। आज काफी लोग हैं जो बोल सकते हैं कि भाई हम एआई यूज नहीं करेंगे, बट वो आप ही को काम आ रहा है। आज ऐसे काफी बिजनेसेस है, काफी सेक्टर्स है, काफी इंडस्ट्रीज है। आज हमारी इंडस्ट्री में, रिसर्च में, काफी अलग अलग फंक्शंस में हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है।
तो अगर जो कोई चीज अवेलेबल है जो हमें फायदा दे रही है तो व्हाई विल वी नॉट यूज इट। और टेक्नोलॉजी का यही है, मतलब वो बस। शुरू में उसको थ्रेट के तौर पे ही देखते हैं, डराती है वो। हमने जब कंप्यूटर आया था तब भी यही कहा गया था। और अब तो खैर है। बहुत ही दिलचस्प चर्चा चल रही है भौतिक। अब थोड़ा डेटा पे आते हैं, परफॉर्मेंस पे आते हैं। और मैं आपके जो सिमुलेटेड ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उनसे गुजर रहा था, जो कहता है कि निफ्टी के 12% के मुकाबले 15% CJR आपका डेटा कहता है। लेकिन सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कि वॉलेटिलिटी जो है वो भी कम है, मतलब खासतौर पे अगर हम इसको कंपेयर करें। एक जो रिटेल इन्वेस्टर है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, लेकिन इसमें एक और डेटा है कि जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो भी निफ्टी के 60% के मुकाबले बहुत कम है। वो डेटा आप ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। हमें ये बताइए कि एक आम निवेशक जब इन सब चीज़ों से गुजरता है तो उसके एक्सपीरियंस में, मतलब जाहिर सी बात है, जैसे मैं ही अगर कुछ नंबर देख रहा हूँ तो अगर मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है तो जिसके पैसे लगे हैं वो तो अलग ही लेवल पे होगा। सही है, सही है। तो हमने क्या किया है ना कि हम एक डायनामिक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो आप फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो बोलते हैं वो है। तो कंसिडरिंग कि हम लोग इसके अंदर हमारे 2 लेवल के इसके अंदर क्वांटिटेटिव अप्रोच चलते हैं। एक जो है जो डायनामिकली एसेट एलोकेशन डिसाइड करेगा, मतलब सही समय पे हमको कितना इक्विटी में लगाना है, कितना डेट में लगाना है, कमोडिटीज़ में कितना लगाना है। तो उसके लिए अलग एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो हमने बनाया है, जो डायनामिकली एसेट एलोकेट करेगा। एंड फिलहाल के लिए हमने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर ये जो एसेट एलोकेशन भी ना वो वीकली रीबैलेंस होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे एक्ट कर सकता है। तो ये एक है। इसके अंदर एक दूसरी लेयर है जहाँ पे इक्विटी में तो लगा दिया, बट इक्विटी में सही स्टॉक पिक करना भी ज़रूरी है क्योंकि उससे भी अल्फा जनरेट होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारा एक दूसरा मॉडल है जिसको हम लोग मल्टी फैक्टर मॉडल बोलते हैं, जो अलग तरीके डेटा, अलग तरीके फैक्टर्स पे जो चलता है और वो स्टॉक पिकिंग करेगा एक्टिवली। और जो कमोडिटीज़ का भी जो सेगमेंट है, क्योंकि हम लोग एज अ फर्म हमारे पास एक्सपीरियंस है इंडिया में, ग्लोबली में कमोडिटीज़ में पैसे लगाने का या ट्रेड करने का, तो यहाँ पे कमोडिटीज़ में भी हम लोग सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे। हम लोग टू स्टार्ट विद गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड कॉपर, ये चारों कमोडिटीज़ में हम लोग एक्सपोजर लेंगे। एंड अगेन ये जो कमोडिटीज़ में भी एक्सपोजर है वो फिक्स नहीं रहेगा। तो एक अलग मॉडल रहेगा जो गोल्ड में या सिल्वर में या क्रूड में या कॉपर में कब पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, कौन सी कमोडिटी लेनी है, नहीं लेनी है, उसका भी एक अलग क्वांटिटेटिव मॉडल रहेगा। तो आप देखोगे तो मॉडल में या प्रोडक्ट में 2 लेवल पे एसेट एलोकेशन या 2 लेवल पे अल्फा जनरेशन की टारगेट होगा। एक है एसेट एलोकेशन लेवल पे, दूसरा है स्टॉक सिलेक्शन या कमोडिटी सिलेक्शन के लेवल पे। अभी कंसिडरिंग कि ये क्वांटिटेटिव है, हमने क्या किया कि हमने इस मॉडल को लास्ट तकरीबन 20 साल के लिए बैक टेस्ट किया और उसका एक सिमुलेटेड परफॉर्मेंस हमने चेक किया। तो सिमुलेटेड परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने ये देखा कि तकरीबन 14% प्लस का CAGR जनरेट हो रहा है। एट द सेम टाइम इस सेम पीरियड में अगर जो किसी ने सिर्फ निफ्टी में निवेश किया होता तो इस सेम पीरियड में 2007 से लेके अभी तक निफ्टी का रिटर्न इस तकरीबन 11.5 साढ़े 11% का CAGR। अभी ये जानना जरूरी है कि यस हमने शायद इक्विटी से लेट्स से करीब सिमिलर रिटर्न दिया, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे दिया, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पूरे 20 साल के पीरियड में क्लाइंट ने रिस्क कितना लिया होता ये दोनों प्रोडक्ट में अगर जो इन्वेस्ट किया होता, कंसिडरिंग लेट्स से एक मल्टी एसेट में और एक हमारे अप्रोच के साथ और एक लेट्स से निफ्टी में, तो उसने किस तरह का जर्नी एक्सपीरियंस किया होता। तो एक है कि वॉलेटिलिटी, जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा रिस्क, करेक्ट। तो इस सेम पीरियड में निफ्टी की वॉलेटिलिटी रही है तकरीबन 20% एन्युलाइज्ड, जो स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं वो तकरीबन 20% एन्युलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है। हम लोग की स्ट्रैटेजी में जिसके अंदर एसेट एलोकेशन डायनामिकली हो रहा है, जिसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन डायनामिकली हो रहा है, उस प्रोडक्ट में एवरेज वॉलेटिलिटी एन्युलाइज्ड जो है वो तकरीबन 7-7.5% की रही है, विच इज लेस देन हाफ ऑफ निफ्टी। ओके, तो आप ये समझिए कि सिमिलर रिटर्न जनरेट करने के लिए आपने रिस्क कितना लिया। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
इसी पीरियड में निफ्टी ने जो हाईएस्ट ड्रॉडाउन देखा है, ड्रॉडाउन मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल जो फॉल देखा है, वो तकरीबन 60% का देखा है। और मैं जब आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जो 60% का ड्रॉडाउन देखा है उसको रिकवर करने के लिए कितना अपने को गेन करना पड़ता है, 150%, करेक्ट। इस सेम पीरियड में जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसने जो मैक्स ड्रॉडाउन देखा है वो तकरीबन 13% का रहा है, विच मीन्स दैट के इन द वर्स्ट सिनारियो क्लाइंट ने टेम्पररी जो लॉस देखा होगा वो 100 का 87 ब्रॉडली हुआ था। तो अगर जो 100 का 87 हुआ है तो उसको इतना बड़ा तो जंप वापस देखने की जरूरत नहीं है टू रिकवर इट, राइट। वाकई। तो आप ये सोचिएगा अगर जो 13% का ड्रॉडाउन हुआ है तो वेरी अनलाइकली कि क्लाइंट जिटरी हो जाएगा, क्लाइंट बोलेगा कि भाई ये एसेट क्लास मेरे लिए नहीं ठीक है या इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है, ही विल टेंड टू स्टिक अराउंड। तो हम है ना यहाँ पे सिर्फ रिटर्न्स के लिए टारगेट नहीं करना चाह रहे, हम लोग ने एक बिहेवियरल एस्पेक्ट जो सोचा है उसी के बेसिस पे हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है फॉर इन्वेस्टर्स, ताकि वो लोग ब्रॉडली इन द लॉन्ग टर्म इक्विटी लाइक रिटर्न्स बना सके बट विथ मच लोअर रिस्क। तो जो आपने बात कही मतलब उसका निचोड़ यही है कि आपने स्मूदर राइड दी है अपने इन्वेस्टर को, और वही आप वही देने की कोशिश है, फोकस आपका वो है। हमें अब बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि इस मार्केट में आप नए हैं, ठीक है, तजुर्बा तो है, लेकिन उसके बावजूद ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, एएमसीज ऑलरेडी हैं। तो आप खुद को अलग बनाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ चल रहा है? प्रशांत, मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि आप अगर जो देखोगे तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड मार्केट्स में जो आज हो रहा है वो आगे चल के इंडिया में होगा। तो अगर जो मैं यूएस का डेटा देखूं तो एज ऑफ टुडे जो सबसे बड़ी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स में वो एक पैसिव फंड्स की हो गई है, जो 30 साल पहले शायद 1% थी इंडस्ट्री की, शायद 20 साल पहले लेस देन 20% थी, आज 55% ऑफ द यून में। जो दूसरी बड़ी कैटेगरी है वहाँ पे उसको बोलते हैं एक्टिव क्वांट स्ट्रैटेजीज या स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज, जहाँ पे डेटा यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, मगर वहाँ पे कॉल जो लिया जा रहा है स्टॉक पिकिंग का या जो भी है वो मॉडल बेस्ड है, इंसान नहीं ले रहे, ठीक है। तो वो कैटेगरी है जो सबसे ग्रोइंग या सबसे फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है आफ्टर पैसिव्स। और जो तीसरी कैटेगरी है वो डिस्क्रिशनरी है, जो टिपिकली इंडिया में सबसे बड़ी कैटेगरी है आज। हमारा ये मानना है कि ये जो ट्रेंड यूएस में हमने देखा है वो कहीं ना कहीं हम इंडिया में भी देखेंगे। ग्रेट, वी आर ऑलरेडी सीइंग अ ग्लिम्प्स ऑफ दैट। उसकी हमने थोड़ी तो झलक देख चुके हैं। आप देखोगे तो शायद 5 साल पहले इंडिया में भी पैसिव फंड्स वाज एज गुड एज अ नेग्लिजिबल कैटेगरी। आज तकरीबन ओवरऑल इंडस्ट्री का या इक्विटी का एयूएम देखोगे तो उसमें से मोर देन 15-17% एयूएम पैसिव फंड्स में है। तो ये जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इंडिया में। अभी अपने को ये समझने की जरूरत है कि हम पैसिव फंड्स में एंटर नहीं करना चाह रहे आज, बट हम जो सेगमेंट एंटर करना चाह रहे हैं वो है एक्टिव क्वांट। और एक्टिव क्वांट में एंटर करने के लिए जो जरूरत है वो है डेटा, टेक्नोलॉजी, लोगों की जरूरत जिसको समझ में आता है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के साथ करना क्या है, और तीसरी है पेडिग्री, कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने कितने सालों से ये किया है और इसमें आप सक्सेसफुल रहे हो या नहीं। तो ये तीनों चीज़ों में आप देखोगे तो टुडे अल्फा ग्रेप के आज 16 साल की पेडिग्री है, एक्सपीरियंस है, और नॉट ओनली इंडिया बट हमने ये ग्लोबली इसको डिप्लॉय किया हुआ है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा है बिकॉज हम ये 16 साल से करते आ रहे हैं, डेटा टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी हद तक इन्वेस्ट किया है। और तीसरी चीज़ जो है ग्रुप लेवल पे आप देखोगे तो हमारे पास तकरीबन 250 रिसर्चर्स हैं जो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे रिसर्च करता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो एक पूल अवेलेबल है एट अ ग्रुप लेवल, उसका एक अलग ही फायदा है ग्रुप को। तो हम बोलना चाहेंगे कि ये 2-3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी लीथल है, जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमें बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से थोड़ा अलग जोन में प्लेस करता है। बिल्कुल, और जो कहते भी हैं कि जब हम हैं नए तो अंदाज पुराना क्यों हो, हर चीज़ में अपग्रेड हो रहे हैं, तो शायद वो अपग्रेडेशन हमें हर तरह से नजर आनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा भौतिक आपसे बातचीत करते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जब इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं तो न सिर्फ आप बहुत ही कॉन्क्रीट डेटा के साथ बात कर रहे हैं, बल्कि आपकी आंखों में वो चमक है, आपको वो चीज़ नजर आ रही है कि ये रिजल्ट कैसा देने वाली है। तो ये श्योरिटी अपने आप में मेरे ख्याल से तमाम इन्वेस्टर्स के लिए
एक बहुत बड़ा कॉन्फर्मेशन होगी, एक वैलिडेशन होगी। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। आपकी पूरी टीम को, आपके आगे के तमाम जो आपके प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल हो, यही हम चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। थैंक यू। तो चलिए, इन सब के बीच में यहाँ पर अब हम इस पूरी बातचीत को आप तक जब पहुंचा रहे हैं तो हम यही आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि एक अप्रोच है, एक नजरिया हमने दिया है, लेकिन कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी आपको आगे अपनी रणनीति बनानी हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लीजिए, बहुत जरूरी होता है। और सर्टिफाइड जो फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, वो आपकी जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ये पूरा का पूरा वीडियो और ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।